नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की द हिंदू कटिंग का टॉपिक रहेगा ट्राइबल्स के फॉरेस्ट राइट्स के संदर्भ में। तो आज के टॉपिक की हेडलाइन जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ इस क्लिप में, जो ये काउंसिल गठित की गई है, ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पीपल की काउंसिल है। ये काउंसिल बोल रही है कि जो फॉरेस्ट राइट्स थे ट्राइबल्स के, वो सेटल नहीं किए गए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चला रही है, जिसके अंतर्गत मैं आपको मोटा मोटी तौर पर बता दूं, यहाँ पर लिखा भी है और वास्तविकता तो यह है कि द हिंदू की पूरी आर्टिकल को पढ़ने के बजाय हमें अगर मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि इस संदर्भ में दिए गए हैं वो पता लग जाए यूपीएससी के संदर्भ में, तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हर क्लिप में उन पॉइंट्स को निकाल कर आपके सामने प्रस्तुत करूं, ताकि आप मेंस को इफ़ेक्टिवली सजा सकें, मेंस में आंसर इन कर सकें। तो चलिए इस प्रोजेक्ट के संदर्भ में मैं बता दूं कि ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्यों चलाया जा रहा है। यहाँ जैसे लिखा भी है कि आपको ये पॉइंट ही नोट करने हैं, बाकी और तो यहाँ जो डिस्कशंस हैं, जो वार्तालाप हैं, वो ज़्यादा दिए गए हैं आर्टिकल में। हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रोजेक्ट के से संबंधित क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा। तो ये प्रोजेक्ट है, इसमें ट्रांसशिपमेंट पोर्ट आता है, इसके अंतर्गत एयरपोर्ट आता है, इसके अंतर्गत पावर प्लांट आता है और इसके अंतर्गत टाउनशिप आती है। इन प्रोजेक्ट, ये सभी जो प्रोजेक्ट हैं इस संदर्भ में, एयरपोर्ट के संदर्भ में हो, चाहे वो ट्रांसशिपमेंट हो, चाहे पावर प्लांट या फिर टाउनशिप के संदर्भ में हो, वो सब प्रोजेक्ट्स इंडिविजुअली एक ही प्रोजेक्ट में इंक्लूड किए गए हैं, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट जिसका नाम है। इसके अंतर्गत ये फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम एक्सपेंडिचर करके यहाँ पर प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को, जो जितने भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं अंडमान और निकोबार की, उनको स्ट्रेंथन किया जा सके इकोनॉमिकली एंड सोशली। आपने बहुत बार सुना होगा, बहुधा सुना होगा कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के डेवलपमेंट को केवल हम रिहैबिलिटेशन और डिस्प्लेसमेंट से संबंध में ही रखते हैं। उनका विकास केवल इन दो धुरों पर ही चलता है, दो धुरी विकास करते हैं। हर गवर्नमेंट भी दो धुरी विकास की ही बात करती है। एक सेकंड रुकिए प्लीज़। तो एसटीज़ के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊं, अभी तक जो गवर्नमेंट बात कर रही थी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो दो पहलुओं पर बात करती है, दो धुरों पर बात करती है, दो धुरी विकास की बात करती है, केवल टू एक्सिस की बात करती है। पहला एक्सिस जिसमें मुझे लगता है वो है डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा जो एस्पेक्ट है मेरे ओपिनियन में वो रिहैबिलिटेशन है। रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास के बारे में अगर आपने सुना हो तो दोस्तों, ये जो पुनर्वास और डिस्प्लेसमेंट है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का डेवलपमेंट, अभी तक हम यही समझते थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छी पहल शुरू की। एक अच्छी पहल है जिसका नाम है प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार का प्रोजेक्ट है। ये इस आइलैंड से संबंधित है और ये इस बात पर फोकस करेगा, इन सभी बातों पर फोकस करेगा जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जिसमें है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर प्लांट एंड टाउनशिप। अगर आपको ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के बारे में नहीं पता तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ऐसा पोर्ट होता है, मान लीजिए ये 1 नंबर पोर्ट है और ये 2 नंबर पोर्ट है,
या तो इस पोर्ट को इस पोर्ट से कनेक्ट कर पाएगा वेसल के अभाव में, चाहे ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को यूज़ किया जाए या फिर कम्युनिकेशन के बदलने के हिसाब से ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का यूज़ किया जाए, तो दोनों ही तरीके से हम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। मैं फिर से दूसरे शब्दों में बता दूं आपको, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एक ऐसा पोर्ट होता है जो दो जगहों को अलग अलग कम्युनिकेशन के हिसाब से उसको एड प्रोवाइड करने के लिए, सामान को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए जो दूसरा कम्युनिकेशन का मीडियम जो दूसरा है, उस मीडियम की अगर सहायता ली जाती है तो हम कहेंगे ऐसे पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बोला जाता है। फिर से मैं तीसरी बात बता दूं, तीसरी भाषा में बता दूं, बहुधा हम देखते हैं कि मान लीजिए ये अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया है, और 1 सेकेंड रुकिएगा, ओके, देखिए जैसे इस तरीके से साउथ इंडिया, और यहाँ पर आपको आइलैंड्स मिलेंगे। यहाँ से यहाँ तक तो हम मान लीजिए इस पॉइंट को, ये जो मेन लैंड से इस आइलैंड को जोड़ने के लिए जो ये वाटर है, यहाँ तक हम एक पोर्ट का निर्माण कर लिया। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक पोर्ट का निर्माण कर लिया। यहाँ से सामान अगर यहाँ जाता है, यहाँ से सामान ये जाता है, तो ये एक शिप के माध्यम से लेकर जा रहे हैं मान लीजिए, तो यहाँ पर कोई पोर्ट नहीं है। ये यहाँ पर मान लीजिए कोई पोर्ट नहीं था और हमने इस पोर्ट का डेवलपमेंट कर दिया, और इस पोर्ट के माध्यम से हम अदर डेस्टिनेशंस पर जहाँ भी इस सामान को जाना था, मान लीजिए यहाँ इस आइलैंड से सामान आ रहा है और इस सामान को पहुँचना है इंडिया के अलग अलग जगहों पर। मान लीजिए अलग अलग जगहों पर इंडिया, यहाँ से सामान चला तो हम डायरेक्ट यहाँ अलग अलग डेस्टिनेशंस पर नहीं लेकर जा सकते हैं। इसके लिए हमें एक यहाँ पर पोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि हमने यहाँ बताया। तो इस पोर्ट को हम बोलेंगे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। जो ये पोर्ट है, इस पोर्ट को हम ये बोल देंगे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जो कि इस पोर्ट के माध्यम से अलग अलग डेस्टिनेशंस के पास गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एक कम्युनिकेशन का मीडियम बन रहा है। अगर ये पोर्ट डायरेक्ट डेस्टिनेशंस पर वस्तुओं को पहुंचाता है तो इस पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं बोलेंगे। तो ये पोर्ट कौन सा पोर्ट बोला जाएगा? फिर डायरेक्ट जो भी पोर्ट होता है, जो जनरल पोर्ट होता है, वही पोर्ट बोला जाएगा। तो ये था ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। तो गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है अभी, ताकि जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनका इकोनॉमिकली और सोशली डेवलपमेंट हो पाए। बट दोस्तों, यहाँ पर एक मुसीबत निकल कर आई है एक किस्म से गवर्नमेंट के सामने, और मुसीबत कुछ इस प्रकार से है। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि जो लोअर लेवल की डेमोक्रेसी होती है, लोअर स्टेज की, उस डेमोक्रेसी में आप 3 टियर सिस्टम देखते हैं। वहाँ पर 3 टियर सिस्टम का जो मेन एलिमेंट होता है, जो 3 टियर सिस्टम को डेवलप करता है, वो होती है ग्राम सभा। जैसा कि आपने बार बार देखा भी होगा, सुना भी होगा। अगर आप विलेजेस से हैं तो ग्राम सभा के बारे में पूर्ण रूप से आप जानते भी होंगे। तो ग्राम सभा के कुछ चुनिंदा लोग हैं जो कि इस काउंसिल में उन्होंने हिस्सा लिया, इस काउंसिल के मेंबर हैं। और इस काउंसिल ने गवर्नमेंट से कहा कि भाई, आप जो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो ना, ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, इस प्रोजेक्ट में हमें जो राइट्स दिए गए हैं,
यानी कि ट्राइबल्स के जो राइट्स हैं उनको सेटल नहीं किया गया है, यानी कि उनकी मध्यस्थता नहीं की गई है कि भाई अगर हम इस प्रोजेक्ट को अगर आप इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, काउंसिल वाले कह रहे हैं कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो हमारे जो राइट्स हैं उनका वायलेशन होगा, उसके लिए सेटलमेंट आपने अभी तक नहीं किया है। तो उसकी मध्यस्थता के लिए ये बोल रहे हैं कि अभी इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट ना किया जाए। बट ये मैं आपको इसको पूरी कहानी बता देता हूँ जो यहाँ लिखा है। ये इधर मिनिस्टर से भी मिले हैं और मिनिस्टर से मिलने के बाद इन्होंने मिनिस्टर से ये बात कही, तो मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे और बाकी अभी तक हमने कोई कार्रवाई नहीं की है, अभी इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट ही नहीं किया है। बल्कि यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स हैं जो पिछली बार सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए गए थे डिप्टी कमिश्नर के द्वारा, अंडमान निकोबार के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, इन ट्राइबल मेंबर्स को, ट्राइब्स पीपल को उन्होंने सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किए थे 2022 में। और उस सर्टिफिकेट्स पर लिखा था कि हमने मध्यस्थता की, आइडेंटिफाई किया पहले राइट्स को, फिर उसके बाद हमने सेटलमेंट किया है और हमने कंसेंट भी दिया है। बट ऐसा कुछ नहीं है इन सरकारों की। भाई ये हो सकता है कि अलग तरीके, हालांकि यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके संदर्भ में, यूपीएससी के संदर्भ में ये बात सही नहीं होगी। मैं उससे बाहर जाकर आपको भारतीय राजनीति के बारे में बता रहा हूँ कि सरकारों की दोगली चाल होती है। मिनिस्टर्स कुछ कह रहे हैं और इनका एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कह रहा है, खैर वो एक अलग हिस्सा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ कौंसिल जो ऑन रिकॉर्ड बोल रही है, मिनिस्टर्स से गुहार लगा रही है कि पहले हमारे जो राइट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिएगा और आइडेंटिफाई करने के बाद में सेटल कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये इतनी बात थी। बट अभी मुद्दा ये बना हुआ है कि भाई फॉरेस्ट राइट्स जो हैं वो कहाँ से आते हैं इनके पास। तो फॉरेस्ट राइट्स भाई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक एक्ट है जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 इन ट्राइबल्स को फॉरेस्ट राइट्स प्रोवाइड करता है। इन फॉरेस्ट राइट्स की सेटलमेंट नहीं की गई। सेटलमेंट का मतलब यही हुआ कि इनको जो राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं उन राइट्स का कितना वायलेशन होगा इस प्रोजेक्ट से, कितना नहीं होगा, उसके बाद जो सहमति होती है फिर उसके बाद प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जा सकता है। ऐसा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बोलता है। लेकिन गवर्नमेंट एक हवाला देती है जो कि इससे पीछे वाला एक्ट था जिसका नाम था फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ अबोरिजिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1956। मज़े की बात यह है कि ये जो 1956 वाला एक्ट है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये अथॉरिटीज़ को, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसको ये अथॉरिटी प्रोवाइड करता है कि भाई इस आइलैंड के ऊपर बिना किसी कंसेंट के आप फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट कर सकते हैं, आप फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। बट ये 2006 वाला जो एक्ट है यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये ऐसी अनुमति नहीं देता है। ये वाला फॉरेस्ट एक्ट बोलता है कि पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एरिया को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो फॉरेस्ट एरिया है उसे आइडेंटिफाई कीजिए कि किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। फिर उसके बाद सेटलमेंट कीजिए, वहाँ के जो ट्राइब्स हैं उनके राइट्स वायलेशन तो नहीं हो रहा है उनके राइट्स का, ये आप सेटलमेंट कीजिए। सेटलमेंट करने के बाद वहाँ के ट्राइब्स पीपल का कंसेंट लीजिए और कंसेंट लेने के बाद में आप इस प्रोजेक्ट को शुरू कर सकते हैं। कंसेंट लेने के बाद में आप इस ये जो प्रोजेक्ट है, ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसको शुरू कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे लगता है कि आपको ये समझ आया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, और आप ज़रूरी रूप से इसको सिविल सर्विसेज के जो मेंस एग्ज़ाम है उसमें इसको
इन्वॉल्व करके अपने स्टडीज़ में अच्छे से रिप्रोड्यूस करेंगे। धन्यवाद।